दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी है आउटसाइडर। इस समय तो वहाँ सुबह के 10 बज रहे होंगे। रोहन चाय नाश्ता कर चुका होगा अब तक तो। भारत में रात के 11 बज रहे हैं। पूरे 11 घंटे का अंतर है। रोहन को अमेरिका गए हुए लगभग 1.5 महीना हो गए हैं। थोड़ा बहुत तो रम गया होगा। आजकल के बच्चे का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, पहले वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा, और रात दिन इंटरनेट में लगे रहते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब जानकारी रखते हैं। राधिका ने घड़ी पर नज़र डाली, स्काइप की सेटिंग ठीक की ताकि वो अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर सके। रोहन बेटे, हो गया नाश्ता पानी? कैसा चल रहा है? आज तो छुट्टी होगी ना? हाँ मम्मी, आज छुट्टी है। चाय नाश्ता आराम से करूँगा, अब तक नहीं किया। रोहन का स्वर अलसाया हुआ सा था। अभी तक कुछ नहीं लिया? क्यों? टाइम से खाया करो ना बेटा। बन गए होंगे ना तेरे यार दोस्त? अब तो नहीं आती होगी ना तुम्हें घर की रात? राधिका भावुक हो उठी। हाँ, सब ठीक है। यार दोस्त तो इंडिया में ही रह गए। मैं तो वैसे भी यहाँ पे पूरा का पूरा आउटसाइडर हूँ। अच्छा मम्मी, रखता हूँ अभी, बाद में फिर बात करूँगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, रखती हूँ। राधिका उदास हो गई। ऐसे ही नहीं कहा गया, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कितनी फीकी फीकी थी उसकी बातें। बेचारा लगता है पूरी तरह अकेला पड़ गया है। आउटसाइडर, कितना अकेलापन है इस शब्द में। राधिका ने भोगी है इसकी तल्लखी, वह भी हमेशा से अपनों के बीच रहकर। तू तो बेटा बाहरी लोगों के बीच है। आज नहीं तो कल तेरे कुछ न कुछ तो मित्र बन ही जाएंगे। तब तो तू नहीं रहेगा आउटसाइडर। मैं तो बेटा अभी तक ही हूँ एक आउटसाइडर, अपने फैमिली में रहते हुए भी। नई नई शादी हुई थी। अशोक रेंजर के प्रशिक्षण के लिए नैनीताल चले गए। हफ्ते भर के लिए आए थे और हमारे साथ रहे। रिश्ते के देवर मजाक में, भाभी जी इस गर्मी में आप यहाँ क्या करेंगी? आप भी भैया के साथ नैनीताल चली ही जाइए, कहकर मेरे दिल को गुदगुदा देते। नादान थी, सोचती क्या पता ऐसा हो सकता हो। ट्रेनिंग पर मुझे अपने साथ ले चलें, पर यह बात की बात ही रह गई। यह कहाँ संभव था। अशोक, ध्यान से अपनी ट्रेनिंग पूरी करना। अभी तक अच्छे नंबर आए हैं तेरे। सासू जी ने इन वाक्यों को बोलने में जो दम लगाती, उससे यह वाक्य धमकी जैसे लगने लगते। मेरे दिल पर बोझ बढ़ जाता। धीरे धीरे मेहमान विदा होते गए। सासू जी अपने बेटी और छोटे पुत्र के साथ अपनी पहले वाली दिनचर्या में आ गई थी। दीदी भी अक्सर रोज़ शाम को आ ही जाती थी। वो यहीं पास में ही रहती थी। उनका घर यहाँ से अधिक दूर नहीं है। नहर जाएं तो 1 किलोमीटर ही होगा पैदल का रास्ता, और सड़क से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। दीदी पैदल नहर के रास्ते से ही आती हैं। इधर छोटा सा बाज़ार है। ज़रूरत का सामान, साग सब्ज़ी खरीदी और अपनी माँ के यहाँ भी अपनी उपस्थिति दे ही देती हैं। लगभग रोज़ आ ही जाती हैं। उधर दिन सरकता है, इधर घर दीदी की राह देखने लगता है। शाम होते ही दीदी के आने पर घर का कोरम पूरा हो जाता है। कंप्लीट कोरम फिनिश। ससुर जी के असमय चले जाने के धक्के को परिवार ने बड़े ही धैर्य और हिम्मत से झेला था। अपनी एकजुटता की ताकत को आजमा चुका था, वह भी पूरी आसक्ति के साथ। दुश्मनी किसी से नहीं और भरोसे की अपेक्षा भी किसी से नहीं। ऐसे चलता था हमारा परिवार। महत्व भी किसी का नहीं और प्रशंसा करना तो निठल्ले बैठे लोगों का काम होता है। वो तो वह कभी नहीं करते थे। अब राधिका किस बात पर मुंह खोले? वह चीज़ों से बतियाने लगी। ड्राइंग रूम में ससुर जी का बड़ा सा तेल चित्र लगा है, काफ़ी बड़ा, ऐसे लगता सामने वह साक्षात बैठे हों। कलाकार ने अपनी तूलिका से प्राण तत्व उड़ेला है। उससे छवि में जो प्रभाव दिखाई देता है वह सासू जी के कमरे में लगी उनकी फ़ोटो में ज़रा भी नज़र नहीं आता। जिस प्रकार से परिवार उनको याद करता है, उनको प्रस्तुत करता है,
उससे उनके समकालीन सब बौने हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके स्वयं के बड़े भाई का कद छोटा हो गया था। अशोक के पिताजी सिंचाई विभाग में ओवरसियर थे। मिलनसार तबीयत के व्यक्ति थे, सबसे बतियाते रहते थे। रिटायर होते होते 2 बड़ी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा गए थे, एक दीदी की शादी और दूसरा पहाड़ और नगम के युगम से निकले सुंदर रमणीक अभिजात्य देहरादून में 2 बीघे ज़मीन में बाग बगीचे से घिरा बसेरे का निर्माण। अपना घर, मकान बड़ा तो नहीं है मगर सुविधाजनक अवश्य है। सासू जी में अपने मकान को लेकर बहुत स्वामित्व बोध है। ऐसे ही नहीं जोड़ा हमने यह सब। वे अपने बच्चों से कहती रहती, तुम्हारे पापा की तपस्या और मेरी साधना, इन दोनों से बड़ा है ये घर। जाने क्यों मुझको ऐसा लगता कि उनका यह कथन केवल लड़कों के लिए है, क्योंकि परिवार ने ज़्यादा दांव तो लड़कों पर लगाया है। बेटियां तो तपस्या और साधना में भागीदार बनी, बस घर के कामों में। ससुर जी रिटायर हुए ही थे कि परिवार अस्पताल के चक्कर काटने लगा। ससुर जी को अचानक से नई बीमारी ने आ घेरा। फेफड़ों का कैंसर हो गया था। धूम्रपान के शौकीन थे। सासू जी के प्रतिबंधों और चौकसी के बावजूद वे आखिर बीमारी के गिरफ्त में आने से बच नहीं पाए। सासू जी ने कमर कसी और पूरे परिवार को एक टीम में बदल दिया। अपने साधनों से आगे जाकर उपचार चयन किया। बस विदेश गमन ही बाकी रह गया था। यही कसर छोड़ दी थी और इलाज की उन सारी संभावनाओं को आजमाया जो इस देश में मुमकिन थे। सेवा में तो कोई अशोक की माँ की बराबरी ही नहीं कर सकता। सेवा तो अशोक के पापा की हुई है। रामचरण जी जैसी किस्मत सबकी नहीं होती। कुछ ऐसी ही चर्चा के बीच कानों में पड़ती रहती थी, यानी उनकी सासू माँ का काफ़ी दबदबा था। पिता तो हाथ नहीं आए, मगर पिता जाते जाते परिवार को सेवा का प्रतिदान परिवार की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के रूप में दे गए। सासू जी टूटी पर अधिक मजबूती के साथ दोबारा खड़ी हो गई अपने परिवार को फिर से संभालने के लिए। मायके की तरफ से बड़ा आत्मीय संबल रहा, परिवार को नहीं टूटने दिया। अशोक की खामोशी लंबी होते देख माँ ने जिन शब्दों में बेटे को दिलासा दी और हौसला बढ़ाया, वह उसने राधिका को जिस प्रकार पहली रात ही बताया था, उससे उसे परिवार की सास की अहमियत का अंदाज़ा पूरी तरह से लग गया था। अशोक बोला था, राधिका जानती हो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा, तू अपने दिल पर यह क्या बोझ लेकर बैठ गया है? हाँ, इतना टेंशन सही नहीं है। पापा सब कुछ कर गए हैं बेटा, तू अपना भविष्य देख। मैं हूँ ना, मैं अब सब संभाल लूँगी। अपनी माँ का भरोसा कर। वैसे भी तुम मेरे साथ ही रहे हो। पापा तो नौकरी में इधर उधर रहे ज़्यादातर। कल से तू अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस में जाएगा। कहते कहते अशोक का चेहरा जिस आभा से प्रदीप्त हुआ, उससे माँ के विराट स्वरूप का दर्शन वहीं हो गया और उसे देखकर वह चौकन्नी हो गई। वह बहुत सरल सहज वातावरण से आई थी, जहाँ माँ की सारी बातों को मानने की अनिवार्यता नहीं थी। माँ बस माँ है, प्यारी माँ। वैसे भी प्रेम और अभावों में विहल कवि जयशंकर प्रसाद को अपना प्रिय कवि बताने वाली ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे उसको अपना थीम गीत मानने वाली यथार्थ के दर्शन वाले पतिगृह में जिंदगी की पारी खेलने के लिए खुद को तैयार करने लगी। आखिर उसने रॉबर्ट ब्राउनिंग को भी पढ़ा था। अपने माता पिता को दिन प्रतिदिन की समस्याओं का निस्तारण करते देखा था। घर की गोष्ठी में कोई औपचारिक निमंत्रण थोड़ी मिलेगा। फिर सभी अपनी अपनी जगह पर तो पढ़े लिखे हैं ही, चर्चा करने को बहुत कुछ होता है। मेरे घर में सब कितना रस लेते हैं जब भी मैं कुछ बोलती हूँ। रोज़मर्रा की बातचीत में कवियों लेखकों के कथनों को दृष्टांत के रूप में उद्घट करना आदत में है मेरी। मुझे खुद
स्पेस बनाना होगा, राधिका ने सोचा। राधिका सजग हो गई। उसने सोचा, भला गृहस्थी में हाथ पर हाथ धर के गप नहीं मारी जाती। स्कूल का खिलंदड़ापन हमेशा थोड़े ही रहता है। राधिका मटर छीलती सास और ननद के बीच घुस गई। इसी बहाने कुछ सुनने को मिलेगा। अभी 1-2 मटर ही छीली थी कि साक्षी बोली, भाभी मटर मैं और माँ जी छील लेंगे, आप छत से कपड़े ले आइए। कहने लगी, हाँ सूख गए होंगे। माँ ने कहा, तुम जाकर कपड़े ले आओ। सासू जी ने भी अनुमोदन कर दिया। राधिका के पास कोई चारा नहीं बचा। हाथ की मटर छोड़कर पीछे के दरवाजे से आंगन में आ गई। आंगन से लगा किचन गार्डन। किचन गार्डन में लगा भीगा भीगा पुदीना भी उसके कुम्हलाए मन को सहला नहीं पाया। आखिर उसे वहाँ से निकलना ही पड़ा। गार्डन के बाईं ओर एक छोटा सा गेट था जो अशोक के ताऊ जी के आम के पेड़ों से घिरे मकान में खुलता है। इसी पीछे के दरवाजे से निकलकर अशोक उसे ताऊ जी के यहाँ डिनर में ले गया था। शादी के अगले दिन की ही बात ही। अशोक की 2-4 दिनों की छुट्टियां बची थी। ताई जी ने खुद आकर नव दंपति के स्वागत में दिए गए भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। शादी की औपचारिकताओं के निपटते निपटते हमें अपने यहाँ रात्रि भोज में आमंत्रित कर दिया। राधिका दुल्हन बनी अशोक के साथ जब पीछे के दरवाजे से खुले आंगन में आई तो जगह बहुत अनजानी सी लगी। शायद वह पहली बार ही देख रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी फलों के बाग से ही गुजरना है। इतने सारे पेड़ देखकर वह हैरान थी। गेट पार करते ही अशोक ने मुड़कर अपने घर की ओर देखा और राधिका को अपनी बाहों में भर लिया। वन प्रदेश की नीरवता और सुशांत युगल। चलें, अशोक ने ही बोला था। राधिका सकुचा गई। एक मधुर मुस्कान अधरों पर तिर गई और वह आगे बढ़ने लगे। दाईं ओर मुड़ी सीढ़ियों की ओर देखते हुए उसने बिना गिने ही चढ़ गई। उसके घर में छत में जाने के लिए 23 सीढ़ियाँ हैं और कॉलेज में लाइब्रेरी दूसरी मंजिल में है। वहाँ जाने के लिए 30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। कपड़े सूख चुके थे और तार से बटोरे कुछ नीचे भी गिर गए थे। उन्हें भी उसने उठा लिया। हवा थोड़ी तेज़ थी। राधिका ने गट्ठर बना दिया। धूप अलसाई पसरी हुई थी। उसने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुका जाए। चारों ओर नज़र दौड़ाई। कोई एकाएक दिखा नहीं। जल्दी क्या है? राधिका ने गट्ठर से अपना ब्लाउज़ निकाला, सिर पर रखा और मुंडेर पर हाथ टिका दिए और वहीं रुकी रही। पेड़ों के बीच एक औरत घास काट रही है। जहाँ से दूध आता है उनकी बहू है। पीली भूरी धोती और लाल ब्लाउज़ में वह एकदम झुरमुट में लुका छुपी करती सी लग रही है। काफ़ी देर हो गई है उसे घास काटते काटते। 2 गट्ठर बने हुए हैं। लकड़ियाँ भी बीनी हुई हैं। बाग में कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। हवन के लिए आम की लकड़ियाँ हम यहीं से लेते हैं। बंधनवार के लिए आम के पत्ते, वो भी यहीं मिल जाते हैं। वैसे बाग में केवल आम के पेड़ ही नहीं, प्लम, लीची, आड़ू की भी काफ़ी अच्छी संख्या है। चकोतरा भी दिख रहा है। आम पर क्या बौर आई हुई है। प्लम, आड़ू फूलों से नहाए हुए हैं। ताऊ जी का बगीचा भी बहुत बड़ा है। पेड़ों के झुरमुट में मकान के बस कुछ हिस्से ही दिखते हैं। कहने को मकान लगे हुए हैं, दरअसल पूरे के पूरे बाग लगे हुए हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पर मकान दिख रहा था। मकान बहुत दूर और दिल तो उससे भी दूर। धीरे धीरे बाग और गेट के हिस्से फूटने लगे थे। हमने तो सब कुछ जेठ जी पर ही छोड़ दिया था। अशोक के पापा को कहाँ थी इतनी फुर्सत अपनी नौकरी से। उद्दारों से सास जी जितना ढकती उससे अधिक छलक जाता। खैर, बच्चों ने ताऊ ताई के प्रति अपने आदर भाव में कभी कोई कमी नहीं आने दी और प्रकट रूप से दोनों परिवारों के मध्य परस्पर प्रेम और सम्मान की लोग मिसाल देते रहते हैं। कुल 24 सीढ़ियाँ थी। एक ज़्यादा चढ़नी और उतरनी पड़ेगी। राधिका
कपड़ों की तय कर चुकी थी काफ़ी सावधानी से। पिछली बार पैंट सीधी नहीं की थी। एक बार फिर चेक किया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई चूक ना हो जाए। सब ठीक लगा। सब कुछ ठीक ही लगता है, मगर चूक दुबक कर बैठी रहती है, फिर रंगे हाथों पकड़वा देती है। सास से डांट जो खानी होती है। फिलहाल तो कुछ नहीं नज़र आया। दीवान पर कपड़े एक तरफ रख दिए। कमरे की ओर जाते हुए रसोई में नज़र डाली। सासू जी चावल चढ़ा चुकी थी। साक्षी सलाद की तैयारी कर रही थी और फिर बगीचे के ताज़े हरे खीरे और लाल टमाटर चिलमची में रखे हुए दिखे। सासू जी का साम्राज्य सचमुच बड़ा दमदार है। प्रकृति की इस ताजगी और कोमलता में भी वह ठसक है। कपड़े अलमारी में रखे, तभी नज़र मोती जड़े पर्स पर पड़ी। संध्या ने खुद अपने हाथ से बनाकर शादी में दिया था। उसकी सहेली संध्या, उसी ने काफ़ी कुछ दिया था। यह उसके लिए बहुत ख़ास था। इसलिए नहीं कि सहेली ने गिफ्ट किया था, बल्कि उसने तो कड़ा हुआ मेज़पोश भी दिया है। पर्स में अशोक की चिट्ठियाँ रखी हैं, वही गुलाबी लिफाफे में। क्या टाइम हुआ होगा? 1:15 बज रहा है। अभी प्रमोद के आने में आधा घंटा बाकी है। राधिका ने 2-3 चिट्ठियाँ निकाली, थोड़े पर्दे खींचे और पलंग पर पसर गई। चुपचाप वह सारी चिट्ठियाँ पढ़ने लगी। 2 तकियों पर सिर टिकाए आधा घंटा चुपचाप निकल गया। पीछे साइकिल खड़े करने की खड़खड़ हुई। प्रमोद आ गया था लगता है। कॉलेज की फुटबॉल टीम में है वह। आजकल अभ्यास पूरे ज़ोरों पर है। तामझाम रखने की आवाज़ें भी होने लगी। थोड़ा ठहर कर नहाना, इतना जल्दी मत जाना नहाने। सासू जी की रोज़ की हिदायत थी। यही कहती थी वह। कुछ बातें रोज़ एक जैसी ही होती हैं। प्रमोद प्यारा एहसास अकारण भी भाभी बोलता है। गर्मी अपना असर दिखाने लगी थी। नन्ही नन्ही अम्मियाँ झुंडों में दिखने लगीं। प्लम और आड़ू की भी बहार थी। कुल 12 पेड़ हैं, 5 आम के और बाकी 2 लीची, 2 प्लम, 2 आड़ू और 1 चकोतरे का। सारे गिन लिए उसने एक ही दिन में। अब क्या पत्ते भी गिन लूँ? समय ही समय। 3 दिनों के बराबर 1 दिन हो रहा है। मकान के बरामदे से लगी फुलवारी भी अच्छी है। उसने ध्यान से देखा। गुलाबी, पीले और सफ़ेद बोगनवेलिया तो मकान के हर तरफ हैं। पेड़ पौधों के रोज़ बदलते रंग और रूप जीवन की गति का एहसास करा देते हैं। इसके बाद इनकी ढाल में छायावादी कवियों के धूप में छाया को तलाशने वाले दर्शन के रहस्य को समझा। मगर हिंदी साहित्य के इतिहास को देखना लंबे दिनों के उबाऊपन की बोझलता को और बढ़ा देता है। मैं दिन ब दिन बोर होती गई। शाम होती है, एक दिन और बीता। उपलब्धि बन मन को बहला जाता। पर गर्मियों की शाम यूँ ही थोड़ी बीतती है। कहाँ गुजरती है वह। छत में हो आई, सब्जी दाल का हिसाब समझ लिया। गैलरी से कुछ बातचीत की आवाज़ें आ रही हैं। दीदी आई हुई हैं लगता है। बाल ठीक किए, दर्पण में देखा, कपड़ों पे हाथ फेरा। दीदी प्रणाम कहते हुए पैर छुए। जीती रहो। कैसी चल रही है पढ़ाई? यहाँ से तो कोई गाइडेंस मिलेगी नहीं भाई, सब साइंस वाले हैं हम लोग यहाँ पर, तो एक अकेली तुम ही हो आर्ट्स वाली। वैसे आर्ट्स में तो गाइडेंस की ज़रूरत भी क्या है, पढ़ाई ठीक हो रही होगी। बना लो नोट्स, इसी बहाने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है नोट से प्रैक्टिस हो जाती है। बस ठीक है। तुम देखो, मैं और साक्षी ज़रा बाज़ार जा रहे हैं। माँ जी अभी अभी ताई जी की तरफ गई हैं, ध्यान देना ज़रा, आ जाएंगी थोड़ी ही देर में। ऐसा कहते हुए वह बाहर निकल गई। साक्षी जल्दी कर, और घर खाली हो गया। नोट्स? माँ जी मेरे नोट्स वहाँ घर में हैं, चली जाती हूँ वहीं पर। अगर आप कहें तो परीक्षा तक, अगर आप चाहें तो वहीं रह लेती हूँ। राधिका, मुझे सास जी बोला कर, उसने सासू माँ ने मुझे कहा। माँ तो जन्म देने वाली होती है। राधिका लंबे समय तक सास को किसी भी नाम से नहीं बुलाती थी। उसे बिना कोई संबोधन वह अपना काम निकालती ही गई। वह तो रोहन के पैदा होने के बाद ही उसकी जगह सासू जी बोलने लगी।
प्रमोद साथ आया एक दिन की प्रैक्टिस छोड़कर। पापा उसको रोक रहे थे। राधिका ने समझाया कि वह ज़्यादा नहीं रुक सकता। चक्राता से लाए राजमा का 5 किलो का थैला जस का तस प्रमोद के बैग के साथ रख दिया गया। माँ ने टीका लगवाया और पापा ने 100 के 5 नोट जेब में खोस दिए। अब प्रमोद जा चुका है और मैं यहीं पर हूँ। राधिका ने एक लंबी सांस ली। ससुराल के एहसास से मुक्ति, और वह भी एग्ज़ाम ख़त्म होने तक। सबसे पहले चिट्ठी अशोक को, मैं अपने घर में हूँ, अब यहाँ के पते पर ही भेजना। वैसे पढ़ाई का क्या कहूँ, जैसा हाल है मत ही लिखना। 2.5 महीने मैं पुराने खोल में आ गई। भक्तिकाल, सूफ़ी, संत, कवि, हिंदी भाषा का विकास, गद्य, साहित्य, आधुनिक युग, लौकिक, संस्कृत, प्राकृत झोंक दिया था राधिका ने खुद को पूरा का पूरा पढ़ाई में। इधर परीक्षाएं निपटी, उधर पत्रों का पुलिंदा डाकिया लिए खड़ा था। अभी वाइवा और होना था, मगर कब कुछ निश्चित नहीं। अशोक आ गए थे, कोर्स पूरा हो गया। 15 दिनों बाद जॉइनिंग है। पिथौरागढ़ पोस्टिंग हुई है। घर में चहल पहल का माहौल, बधाई देने आए रिश्तेदारों की आवभगत, कथा का आयोजन भी हुआ है। सासू जी को अपने मायके से विकास नगर जाना है। अपनी मायके में उनकी काफ़ी अच्छी धाक है। सास के भतीजे के यहाँ ऋषिकेश जाना है। बहुत मानते हैं हमारी सासू जी को। अशोक व्यस्त रहा माँ के साथ। रात को सब भाई बहन अशोक को घेर कर बैठ जाते। बचपन के कारनामों में लोटपोट होते रहते। दीदी भी आ गई थी। दीदी की शादी के किस्से, फिर पापा के बड़प्पन के अनगिनत किस्से वो हमेशा सबको सुनाते रहते। 1-2 दिन तो प्रमोद झोंकों में वही ढुलक गया। सासू जी ने ओढ़ना डाल दिया, दिन भर का थका हुआ है, उठाना मत, यहीं सो जाएगा। ड्राइंग रूम से किताबें समेटकर जब राधिका वापस अपने कमरे में लौटी तो दोनों भाई कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए थे। अचानक कुछ समझ में नहीं आया। वापस जाकर ड्राइंग रूम में ही लेट गई। वहाँ जगह ना थी तो सोचा सोफे पर ही लेट जाऊँ। 10 दिन बाद एक नए सफ़र की तैयारी का विचार आया। पहले वाइवा निपट जाए, परसों ही है, अगर टाइम पर हुआ तो। इस बार डेट ना खिसके। 2 बार एग्ज़ामिनर आए नहीं थे। पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया है। वही सारी बातें फिर से पढ़नी पड़ती हैं। सोचते सोचते कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। सपने में अशोक ने जैसे बाहों में भरा हो आंखें खुल गई। अशोक ने मेरे ऊपर उंगली रख दी। वह सपना नहीं था। 35 साल गुजर गए और अशोक के साथ राज्य के सभी वन क्षेत्रों का भ्रमण मैंने कर लिया है। लगभग हर जगह पर उनकी पोस्टिंग हुई है। जिम्मेदारी थी तो ठाठ भी कम नहीं रहे। सम्मान भी बहुत मिला हम दोनों को। इस बीच बहुत कुछ हुआ। साक्षी का विवाह हुआ, शहर में ही है। लड़का इंजीनियर था, परिवार में पहला इंजीनियर। बाप रे, क्या तो नखरे हैं उसके। अशोक ने अपना मुंह बंद किया और जेब खोल दी। सासू जी ने जेवरों की पोटली तो संभाली थी इसी दिन के लिए। राधिका को मुंह दिखाई में एक छोटी सी अंगूठी दी थी, वह भी वहीं से बाज़ार से लेकर। ना घर का कोई परंपरागत खानदानी जेवर नहीं दिया था। बाज़ार से एक छोटी सी अंगूठी खरीद कर दे दी थी। घर में पहली बहू का इतना फीका स्वागत। उसे दुल्हन बनी भाभी के गले में माँ का अपना कुंदन का हार डालना याद आया था। भाभी हर करवा चौथ में उसी हार को बड़े ही शान से पहनती है और सबको दिखाती है। रात में अशोक ने डायमंड रिंग पहनाई, सिर में हाथ फेरा और राधिका सब कुछ भूल गई हमेशा के लिए। सच है, पति के प्यार के सामने सब बेमानी है। प्रमोद एनडीए में निकल गया था पहले प्रयास में ही। अब तो फुल कर्नल है, कमांड भी कर चुका। आजकल वह सिकंदराबाद में है, वहीं पर उसकी पोस्टिंग हुई है। अपने बीवी बच्चों के साथ ही है। अशोक डीएफओ बने।
परिवार का रुतबा बढ़ा। बेटी का विवाह हो गया था। बेटे ने इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चला गया। अशोक तो चाहते थे कि उनके सर्विस में रहते रोहन भी खाने कमाने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शादी भी हो जाए। लेकिन रोहन पीएचडी करना चाहता था, वह भी सिर्फ अमेरिका से। अशोक रिटायर हो गए और अपने प्रिय शहर देहरादून वापस आ गए। देहरादून पहले जैसा नहीं रहा। नए राज्य उत्तराखंड की राजधानी क्या बना, दूर दूर तक हरियाली का पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। पहले सारा जंगल था, अब कंक्रीट के जंगल उग आए हैं हर जगह पर। ज़मीन की खरीद फरोख्त ज़ोरों पर है। ताऊजी के 2 बेटों ने अपने अपने मकान बना लिए थे, तीसरा लंदन में है। इधर भी दोनों भाइयों के मकान बन गए थे। सासू जी अभी तक तो पुराने मकान में ही रह रही थी। वैसे अब उनके बस की बात नहीं रही, काफ़ी उम्रदराज हो गई हैं। बुढ़ापे ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई बार कहा, फिर एक दिन अशोक ज़बरदस्ती उठाकर ले आए, रोज़मर्रा के सामान के साथ ही अपने माँ को भी। बाकी पुराने घर में ही है। अब तो विश्वास ही नहीं होता कि सासू जी जो रसोई, घर, बगीचा, छत, आंगन सब जगह एक साथ दिखाई देती थी, अब इतने छोटे दायरे में सिमट गई है। अपने कमरे में ज़्यादातर समय लेटे लेटे ही बीतता है। सुबह शाम बरामदे में बैठ जाती हैं, आराम कुर्सी में। शाम को चाबी लेकर जाती हैं बरामदे में, वहीं से छड़ी टेक टेक कर पुराने घर चली जाती हैं, धीरे धीरे दिया बाती करने। यह उनका रोज़ का नियम था। कुछ ठीक ठाक भी करती होंगी, कुछ ध्यान आ जाता है, ढूंढती भी हैं, अपने हिसाब से तजवीज़ करती रहती हैं। याददाश्त अभी बिल्कुल ठीक है, उन्हें शायद सब कुछ याद भी है। राधिका को इस बात की बड़ी फिक्र रहती कि कहीं बाथरूम में गिर ना जाएं। आखिर उम्र जो बढ़ चली है, उसने सासू जी को नहलाने का और उनके धुलाने का काम सब अपने हाथ में ले लिया था। नौबत रात डायपर पहनाने की भी आ गई। किसी को रख लो माँ जी के लिए। प्रायः अशोक राधिका की व्यस्तता देखकर उसे कह देता, देखती हूँ अभी तो काम हो ही रहा है, नौकर रखने की ज़रूरत नहीं है। राधिका कह देती, लेकिन उसकी मंशा लग नहीं रही थी। फ़िलहाल काम हो रहा था, उसे काम वाली पर ज़्यादा विश्वास नहीं है। अभी इतनी नौबत नहीं है। अपने रोज़मर्रा के काम तो वह खुद कर ही लेती हैं। मैं तो केवल नहाने धोने के लिए और उन पर ध्यान रखने के लिए, और मैंने अपने डर से ही उन्हें नहलाना धुलाना अपने हाथ में ले लिया है कि कहीं वे फिसल ना जाएं। फिर कोई ऐसा दूसरा कर भी तो नहीं सकता, सफाई भी तो चाहिए। कोई ज़्यादा काम नहीं है, कपड़े विमला धो देती है, राधिका कहती। अशोक कुछ दिनों के लिए चुप हो जाता। सासू जी अपने बाल बनाते, क्रीम दवाई लगाते, गांव ज़मीन की कई दास्तानें राधिका को रोज़ सुनाती रहती। बातें कई बार दोहराती जाती। शायद उम्र के इस दौर में उन्हें पता ना चलता। राधिका अपेक्षित जिज्ञासा दिखाती रहती। आखिर इंसान को केवल खाना सोना नहीं है, उससे बोलने बतियाने वाला भी चाहिए। दीदी भी आती रहती हैं, पर अब कम ही आ पाती हैं, क्योंकि उनके घर में एक छोटा पोता है। दीदी के आने से राधिका को ज़रा राहत मिल जाती है, काफ़ी मदद हो जाती है। कुछ लाना तो नहीं है ना पुराने घर से, मैं जल्दी में हूँ। दीदी का माँ जी से कहना राधिका को हैरान करने लगा था। ऋषिकेश इंद्रमणि के यहाँ से भागवत का कार्ड आया हुआ है, मेरे नाम से है, तेरी राह देख रही थी, बड़े दिनों में आई तू। सासू माँ अपनी बेटी से कहने लगी, कार्ड तो सास जी अधिकतर सब आपके ही नाम से ही आते हैं,
देख तो लेते हैं ये। राधिका रोक नहीं पाई, बीच में बोल ही पड़ी, लेकिन उनका बोलना उसे जचा नहीं। वह तो ठीक है, पर ये इसकी दादी के मायके से आया है, मुझे बहुत मानते हैं। सासू जी थोड़ा ठहर ठहर कर बोल रही थी, शायद सोच रही थी कि अब क्या कहना है। राधिका ने विमला को चाय के लिए कह दिया। साहब की मत बनाना, ताऊ जी की तरफ गए हैं। दिमाग गर्म हो गया था। मैं केवल गांव की अनुसुईया, प्रेमा और ताई जी की बीते ज़माने की बातों की ही साझीदार हूँ। कोई काम की बात क्या मुझसे नहीं की जा सकती भला? पुराने घर की चाबी के तो मैं लायक ही नहीं हूँ। राधिका का दिल रिस रहा था। जिंदगी बीत गई, क्या कमाया मैंने? राधिका सोचती रह गई। चाय बरामदे में आ गई। दीदी पुराने घर से लौट रही थी। हाथ में सासू जी की चेक बुक थी। राधिका कुछ नहीं बोली, और बोलती भी क्या, बस अपमानित होती रही। उस सास बेटी ने कभी उन्हें इस लायक नहीं समझा। अपमान के कई चेहरे हैं, पर रंग एक ही है, स्याह। राधिका विवर्ण हो गई। घुटने ने उसे जकड़ लिया। 5,000 का लिख दे, सासू माँ ने अपनी बेटी से कहा। यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए माँ जी, दीदी जी बोली। सासू जी ने चाय का ग्लास ज़मीन में रख दिया और हस्ताक्षर करने लगी। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आया। राधिका पकड़ तो लेती, आज वह मूर्तिवत बनी रही। अशोक तो समापन में जाएगा, तू कल जा रही है। इंद्रमणि को पकड़ा देना, चेकबुक वहीं रख दे और चाबी लगाकर दे दे। वापस मुझे चाबी हाथ में ही दे दे। ठीक है। दीदी ने चेक अपने पर्स में डाला, चेकबुक संभाली और पुराने घर की ओर चल दी। वापस आई, सासू जी को चाबी थमाई और चुपचाप तेज़ कदमों से गेट की ओर बढ़ गई। विमला चुपचाप यह सब देखती रही। विमला ने चाय के जूठे बर्तन समेटे और रसोई की ओर जाने लगी। दाल मूंग की, सब्ज़ी गोभी की बना देना, सासू माँ ने कहा, और दाल में मसाले कम डालना। राधिका बोलती रही। विमला को खाने के बारे में पूरी तरह समझाकर राधिका अपने कमरे में वापस आ गई। सासू जी बाथरूम में हैं। राधिका ने कान उधर लगा दिया। मुंह हाथ धोने की आवाज़ें आई और फिर उसके बाद नल बंद हो गया। उड़का हुआ दरवाज़ा खुला, उसका भी आवाज़ आया। बाहर उसने झाँक कर देखा तो निकलकर बरामदे की ओर बढ़ी। पूजा का समय हो गया है। राधिका ने खिड़की से देखा, सासू जी फिर से पुराने घर की ओर जा रही हैं, पूरी तरह झुकी हुई। धीरे धीरे देह बदल गई, दम भी क्षीण हो रहा है, मगर राधिका को आहत करने की पूरी ताकत है उन्हें, बहू को नीचा दिखाने की। राधिका ने एहसास को झटक दिया। अशोक सही कहते हैं, मैंने दे दी है ना तुम्हें अपने ज़िंदगी की चाबी, अब तुमको और किस चाबी की ज़रूरत है भला? वाकई और क्या चाहिए तुम्हें? राधिका ने रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ा है, हिम्मत वाला हर खराबी से कुछ बेहतरीन निकाल ही लेता है। राधिका भी हर चीज़ में अच्छाई ढूंढ ही लेती थी। राधिका को अब पीछे नहीं आगे देखना है। बेटा तू तो परदेश में है, मुश्किल से महीना भर हुआ है और तुझे लग रहा है कि तू आउटसाइडर है और तू खुद को आउटसाइडर महसूस कर रहा है। मैं बेटा पिछले 37 सालों से अपने घर में आउटसाइडर रही हूँ। अपनों के बीच में आउटसाइडर होना कैसे होता है यह तू कभी भी नहीं समझ पाएगा और कभी जान भी नहीं सकता। पर एक वादा है तेरी माँ का तुझसे, तेरी माँ तेरी पत्नी को कभी भी आउटसाइडर महसूस नहीं होने देगी, उसे अपनी असली दौलत सौंपेगी, अपनेपन की और पूरे विश्वास की। राधिका उठी, बाथरूम गई, हाथ मुंह धोया, बरामदे में आई और
बाहर की लाइट जला दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।